नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राय के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत वर्णित दिव्यांगताओं के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस अधिनियम में विकलांगताओं को 6 भागों में बांटा गया है। पहली विकलांगता है शारीरिक दिव्यांगता। शारीरिक दिव्यांगता को भी 5 भागों में बांटा गया है। पहली है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर से आशय उस अवस्था से है जिसमें व्यक्ति स्वयं को या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान्य रूप से ले जाने में सक्षम नहीं होता है, जो कि मस्कुलोस्केलेटल या नर्वस सिस्टम या दोनों की संलिप्तता की वजह से होता है। इसको हिंदी में हम हलन चलन विकलांगता या गामक विकलांगता भी कहते हैं। दूसरी है लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, यानी कि कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। इस अवस्था में वो व्यक्ति आते हैं जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, ठीक हो गए हैं, परंतु अभी भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वो समस्याएं हैं, पहली लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी जो संवेदना है, छूने की, त्वचा की जो संवेदना है, हाथ की, पैरों की, उसका कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। आंशिक पक्षाघात होना, आँखों की पलकों के ऊपर इस तरह की दिव्यांगता या डिफॉर्मिटी, दिव्यांगता नहीं कहेंगे, विकृति पैदा होना। दूसरा मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी एंड पैरालिसिस। इसमें कुष्ठ की वजह से मोबिलिटी तो है व्यक्ति में, परंतु उसके हाथ और पैर में विकृति आ गई है और जिसकी वजह से उसको सामान्य आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने में दिक्कत होती है। तीसरा गंभीर रूप से शारीरिक विकृतियां आ गई हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी पर्पसफुल व्यवसाय या आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दैनिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेप्रोसी या कुष्ठ के अंतर्गत किस तरह की क्षतियां हो सकती हैं, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तीसरी है सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात। प्रमस्तिष्क पक्षाघात से आशय एक नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से है। नॉन प्रोग्रेसिव मतलब ना बढ़ने वाली, एक बार जितनी हो गई वो उतनी ही रहती है, उसके बाद वो बढ़ती नहीं है, परंतु उसके प्रबंधन से, उसके साथ हम कैसे डील कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में, भविष्य में बच्चे को या व्यक्ति को या तो समस्याएं हो सकती हैं या दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसमें बॉडी मूवमेंट, यानी कि शरीर के जो गतिविधियां होती हैं वो, और मसल्स कोऑर्डिनेशन, यानी मांसपेशियों का समन्वय, इन दोनों चीज़ों में दिक्कत होती है। ये दिमाग में या मस्तिष्क में, मस्तिष्क के किसी ख़ास हिस्से में होने वाली क्षति के कारण होता है। ये क्षति जन्म के पहले, जन्म के समय या जन्म के तुरंत पश्चात भी हो सकती है। इसको सामान्य भाषा में डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चर भी कहते हैं। शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत तीसरी दिव्यांगता है ड्वार्फिज्म, यानी कि बौनापन। बौनापन से आशय उस मेडिकल या जेनेटिक अवस्था से है जो किसी वयस्क की हाइट यानी ऊंचाई को 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर तक रोक देती है या उससे पहले रोक देती है। यानी कि व्यक्ति की हाइट, लंबाई 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर से कम हो तो उसे बौनापन कहते हैं। शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत चौथा प्रकार है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का आशय ऐसी अवस्था से है जिसमें मांसपेशियों का वंशानुगत रोग है जो जीन्स में विकृति के कारण होता है, जिसमें मानव शरीर
और उसके अंतर्गत जो संचार तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उनके बीच इन्फॉर्मेशन का जो आदान प्रदान होता है वो अच्छे तरीके से नहीं होने के कारण वो प्रोटीन तैयार नहीं होता है जो मांसपेशियों की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। मांसपेशियों की सेहत यानी कि हमारा जो शरीर है मांसपेशियों से संचालित होता है और उसको भी खाना चाहिए होता है, वो उनका खाना प्रोटीन होता है जो कि तैयार नहीं होता है सूचना की कमी के कारण। दोस्तों, ये एक चिकित्सीय अवस्था है जिसके विस्तार में हम एक सेपरेट एपिसोड बनाकर आपको जानकारी दे सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको गोवरसाइन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की पहचान का क्षण है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि एक बच्चे को ज़मीन से उठकर खड़े होने में कितनी अवस्थाओं से गुज़रना पड़ता है और ये अवस्थाएं ज़्यादा समय लेती हैं, ज़्यादा ताकत लेती हैं और ज़्यादा स्थान भी लेती हैं। ये साइन है जिसे हम गोवर साइन के नाम से जानते हैं और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की पहचान में के रूप में जाना जाता है। शारीरिक विकलांगताओं के रूप में अंतिम विकलांगता जो शामिल की गई है वो है एसिड अटैक विक्टिम्स, यानी एसिड पीड़ित लोग जिन पर एसिड से या उसी प्रकार के किसी घातक केमिकल से हमला किया गया हो। शारीरिक विकलांगताओं के बाद दूसरा प्रकार है दृष्टिबाधिता। दृष्टिबाधिता से आशय ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति को इन दोनों अवस्थाओं में से बेहतर सुविधाओं के साथ, बेहतर चिकित्सा के साथ या तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है जिसे हम पूर्ण दृष्टिबाधिता या पूर्ण अंधत्व कहते हैं। दूसरा विजुअल इक्विटी यानी जो दृष्टि क्षेत्र है वो 3/60 से कम होता है या 10/200 से कम होता है। बेहतर आँख के साथ, बेहतर आँख दोनों आँखों में से जो बेहतर है वो, और वो भी उसके साथ जो भी बेस्ट पॉसिबल करेक्शन है। करेक्शन से आशय यहाँ पर मान लीजिए चश्मा लगाकर या किसी यंत्र उपकरण के माध्यम से भी उसके पश्चात भी दृष्टि क्षेत्र कम होता है तो उसे विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं। लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, इससे आशय उस एंगल से है जो हम देखने में अपनी सामान्य आँख से रखते हैं उसमें कमी होने से है। यानी जब हम देखते हैं तो हमें हमारी दृष्टि के सामने एक क्षेत्र होता है, आँख के सामने एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं। उस क्षेत्र से बाहर देखने के लिए हमको अपनी आँख या गर्दन घुमानी होती है। यहाँ पर जब वो क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है तो वो दृष्टिबाधिता के अंतर्गत आता है। इसका दूसरा प्रकार है लो विज़न। लो विज़न से आशय ऐसी अवस्था से है जहाँ पर व्यक्ति को निम्न दो अवस्थाओं में से कोई एक चीज़ हो, जैसे विजुअल एक्विटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/60। दोस्तों, चूँकि ये टेक्निकल गणनाएं हैं, इसका मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा होता है, तो इसके बारे में विस्तार से हम विशेषज्ञों द्वारा ही समझेंगे आगामी किसी अंक में। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि फील्ड ऑफ विज़न जो है वो लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्री, यानी 10 से 40 डिग्री के बीच में अगर दृष्टि क्षेत्र है तो वो लो विज़न के अंतर्गत आएगा। तो दृष्टिबाधिता के अंतर्गत ये दो अवस्थाएं शामिल की गई हैं। तीसरी जो शारीरिक विकलांगता बताई गई है वो है श्रवण बाधिता। श्रवण बाधिता से आशय उस अवस्था से है जिसमें पहला बधिर कहते हैं जिन्हें हम, बधिर से आशय 70 डेसिबल हियरिंग लॉस, यानी जो स्पीच की फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनमें 70 dB तक बच्चे को सुनाई देना, उससे कम में नहीं देना दोनों कानों से, तो ये पूर्ण रूप से डेफ या बधिर कहलाते हैं।
दूसरा हार्ड ऑफ हियरिंग यानी ऊंचा सुनना या बहुत धीमा सुनना, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ को सुन पाना। इस अवस्था में व्यक्ति को 60 dB टू 70 dB में सुनाई देता है और वो भी किसी भी फ्रिक्वेंसी में दोनों कानों से। तो यहाँ पर जब दोनों कानों से सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो उसे हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा से आशय यहाँ पे 60 dB टू 70 dB हियरिंग लॉस होना ज़रूरी है, जिसका मूल्यांकन ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। ऑडियोलॉजिस्ट अपने ऑडियोग्राम या ऑडियोमीट्री के थ्रू आपको बता पाएंगे कि आपको या व्यक्ति को, बच्चे को कितना हियरिंग लॉस है, जिसके आधार पर दिव्यांगता का निर्धारण किया जाता है। अगली विकलांगता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। हियरिंग इम्पेयर्ड के अंतर्गत ये तीसरी दिव्यांगता है, जिससे आशय उस स्थायी दिव्यांगता से है जो लैरिंगोटॉमी या एफेजिया, ये एक अवस्थाएं हैं जो जन्म के समय या जन्म के पश्चात बच्चे में आ जाती हैं किसी वजह से, किसी कारण से। तो उसमें बच्चा को दिक्कत होती है और वो दिक्कत या उसका परिणाम ये होता है कि बच्चे में स्पीच एंड लैंग्वेज यानी बोलना और भाषा, इन दोनों में दिक्कत आ जाती है। दोस्तों, अगली विकलांगता का प्रकार हम अगले अंक में देखेंगे। इस अंक में इतना ही। आप क्या जानना चाहते हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं, कितना जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपके कमेंट के अनुसार हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। आने वाले समय में हम विषय विशेषज्ञों द्वारा संबंधित दिव्यांगता पर थोड़ा अधिक जानकारी प्रदान करवाएंगे। चूँकि ये प्रथम था इसलिए हमने बहुत संक्षिप्त जानकारी दी है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर ही अपने आप को फोकस किया है। दिव्यांगता की गहराई में हम नहीं गए हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, दूसरों तक इस जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें। मिलते हैं अगले अंक में।